हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द कर्स सीरीज का एपिसोड 9, 10, 11 एंड 12। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। अब हम देखते हैं कि चेयरमैन बोंग को ओटोमो की बताई जगह पे शिफ्ट कर दिया गया था, जहाँ पे हम बुद्धा की टूटी हुई मूर्ति देखते हैं और वहाँ कई कैंडल्स चल रही थी। लेकिन हमें इस मूर्ति का राज आगे पता लगेगा। इसके बाद हम जिन्ही को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तब डॉक्टर जुन से आके बताता है कि जिन्ही के ब्रेन में कोई इंजरी नहीं है, लेकिन उसके कंधे की मसल डैमेज हुई है, इसीलिए उसे सिरेक्टिव दिए गए हैं। कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। तभी जुन को उसके साथी का कॉल आता है, जो उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली चेयरमैन को बताता है कि क्यंग मर गई है। इसके बाद हम ओटोमो को देखते हैं, जिससे चेयरमैन सोजिन पे प्रोसीजर करने के लिए कहता है। और जब ओटोमो सोजिन की फोटो देखता है, तब उसे कुछ सेंस होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुन का साथी ली के ऑफिस में उससे मिलने जाता है और ली से पूछता है कि तुम्हें कल रिपोर्ट मिली थी, है ना, जिन क्यून के सीईओ यानी बोंग के किडनैप की। और अब ली को पुलिस स्टेशन चल के कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और ली मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुन को फॉरेस्ट ऑफ कर्सेस की लिस्ट मिल गई थी, क्योंकि कल मेट्रो में हुए हादसे को अब ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और ये लिस्ट क्यंग के बैग में से मिली थी और उन्हें वहाँ क्यंग की लाश भी मिली है। और अब जुन को यहाँ पता चलता है कि क्यंग की आइडेंटिटी फेक है। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, लेकिन उसे मौत की वजह अभी तक नहीं समझ में आई। लेकिन जुन समझ गया था कि क्यंग की ही तरह किम भी मर गया था। तभी उसे सोजिन का कॉल आता है, जो उससे पूछती है कि जिन्ही कैसी है, जिसपे जुन कहता है कि वो ठीक है। अब जुन सोजिन से पूछता है कि कल रात वो कहाँ थी, लेकिन सोजिन फोन काट देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोजिन चिनोबो के लिए निकल जाती है। उसे जिन्ही ने बताया था कि चेयरमैन बोंग को वहाँ रखा गया है। इधर प्रोफेसर को माउंट चिनोबो के बारे में कुछ पता लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली और उसके हायर किए हुए आदमी से पूछताछ चल रही होती है। पुलिस ली से पूछती है कि क्या वो क्यंग को जानता है, लेकिन ली क्यंग को पहचानने से मना कर देता है और कहता है कि अपने कैप्टन से कहो कि सिर्फ वही केस सॉल्व करे जिसे वो हैंडल कर सकता है। जिसके बाद ली वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ली फॉरेस्ट ऑफ कर्सेस की ऐप को चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि जो कहानी उसने जिन्ही और जून के लिए बना के डाली थी, उसे ज्यादा लाइक्स नहीं मिले हैं। अब वो अपनी कोडिंग टीम से उस पोस्ट की लाइक बढ़वाने के लिए कहता है। ली को इन्वेस्टिगेट करने के बाद जून और उसकी टीम को कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता जिसे वो फॉरेस्ट के खिलाफ यूज कर सके। तभी जून को प्रोफेसर का मैसेज आता है कि उसे माउंट चिनोबो के बारे में कुछ पता लग गया है। तभी जून को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि जिन्ही को होश आ गया है। अब जून हॉस्पिटल जाता है, तब जिन्ही बोंग के बारे में पूछती है, यानी वो आदमी जो क्यंग के लिए काम करता था। यहाँ पे पता लगता है कि बोंग को अभी तक होश नहीं आया था। अब जिन्ही सोजिन के बारे में पूछती है, तब जुन उसे कहता है कि वो ठीक है, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाया। अब जुन जिन्ही को बताता है कि कल रात उन्हें क्यंग की लाश मेट्रो में मिली और उसकी मौत भी ठीक किम की तरह हुई है। तब जिन्ही बताती है कि सोजिन ने क्यंग पे छू कर प्रोसीजर किया है, क्योंकि वो ऐसा कर सकती है। और अब सोजिन उस औरत को मारने के बाद सीधा चेयरमैन बोंग के पास जाएगी। यहाँ जुन बताता है कि उसे प्रोफेसर ने बताया है कि चिनोबो में एक पोजेस्ड बुद्धा स्टैचू है। दोस्तों, ये वही बुद्धा की मूर्ति है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। इसके बाद जिन्ही प्रोफेसर को कॉल करके पूछती है कि आखिर वो बुद्धा का स्टैचू क्या है, जिस पर प्रोफेसर बताता है कि ये योस टेल की कहानी है, जो कि जोसियोन एरा की किताब है, जिसके मुताबिक वो बुद्धा की मूर्ति इविल स्पिरिट से पोजेस्ड है। पहले इविल स्पिरिट ने उस बुद्धा की मूर्ति को पोजेस किया, जिससे वो लोगों की बीमारी और वुमेन्स को प्रेग्नेंट करके अपनी पावर्स दिखाया करती थी, ताकि सब उस मूर्ति पे विश्वास करने लगे। और जब सब उस मूर्ति पे विश्वास करने लगे, तो उस इविल स्पिरिट ने मंक्स की स्पिरिट को ले लिया और उन्हें मार दिया। वो बुद्धा की मूर्ति न केवल एक इविल स्पिरिट है, बल्कि वो दूसरी इविल स्पिरिट्स को भी ब्लॉक करती है। अगर आप उस बुद्धा की मूर्ति के पास हैं, तो और कोई भी इविल स्पिरिट्स अपनी पावर यूज नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद जिन्हें कहती है कि सोजिन खतरे में है और उन्हें वहाँ जाना होगा, जिसके बाद ये लोग सोजिन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोजिन चिनोबो पहुंच गई थी। वो चेयरमैन जोंग पे नजर रखे हुई थी, जिसके बाद वो चेयरमैन के पास जाके उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कर्ज देती है। लेकिन उसकी शक्तियां वहाँ काम नहीं कर रही थी, क्योंकि बुद्धा की मूर्ति की वजह से उसकी पावर्स ब्लॉक हो रही थी। और अब चेयरमैन जोंग उठ जाता है और अपने गार्ड्स को बुलवाता है, जो सोजिन को पकड़ लेते हैं। चेयरमैन ओटोमो से इम्प्रेस था कि वो उस बारे में जानता है जो कोरियन शमन्स भी नहीं जानते हैं। सोजिन चेयरमैन से पूछती है कि उसने उसकी माँ को क्यों मारा, जिस पे चेयरमैन कहता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे पहले मारने की कोशिश की थी। चेयरमैन सोजिन के हाथ पे वो निशान देखता है और ठीक वैसा ही निशान चेयरमैन के हाथ पे भी था। और अब चेयरमैन समझ गया था कि इसीलिए उसकी माँ उसे मारना चाहती थी। वो सोजिन से कहता है कि इसीलिए तुम्हारी माँ तुमसे नफरत किया करती थी। लेकिन सोजिन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चेयरमैन किस बारे में बात कर रहा है। जिसके बाद वो सोजिन से कहता है कि ये आखिरी बार है जब वो उसे छोड़ रहा है
और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद सोजिन वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ओटोमो सोजिन पे प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा था, इसीलिए सोजिन चलते चलते गिर जाती है और तभी ओटोमो की एक हेल्पर आती है और उसको बताती है कि चेयरमैन ने सोजिन पे प्रोसीजर करने से मना कर दिया है और ओटोमो उस प्रोसीजर को रोक देता है। इधर जुन लोग सोजिन को ढूंढ रहे होते हैं और तभी सामने सोजिन आके खड़ी हो जाती है और जिन्ही उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उसे अच्छा लगा ये देख के कि सोजिन एकदम ठीक है, जिसपे सोजिन रोने लगती है और कहती है कि वो प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाई। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के खिलाफ अपना बयान रिकॉर्ड कराने वही आदमी आता है जिसे जिन्ही ने हायर किया था। वो उन गुंडों को और ली को पहचान जाता है, लेकिन जुन कहता है कि वो कैसे यकीन करे कि जो वो कह रहा है वो सही है, उन्हें कोई सॉलिड एविडेंस चाहिए। तब वो आदमी अपनी डायरी उन्हें देता है जिसमें उसने रास्ते की सारी डिटेल्स लिखी थी जहाँ से वो गुंडे उस आदमी को लेके गए थे। जिसके बाद जुन कहता है कि वो चेक करवाएगा कि ये सही है या नहीं। ये बात वो जिन्ही को बताता है कि जिसे जिन्ही ने हायर किया था उसने ली के खिलाफ बयान दिया है, लेकिन जुन पूछता है कि जिन्ही ने चेयरमैन के लाइटर को हासिल करने की कोशिश क्यों की, जिसपे जिन्ही कहती है कि वो पहले ही बता चुकी है कि वो चेयरमैन को कर्ज देना चाहती थी, लेकिन जुन को अभी भी इस पे यकीन नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्ही सोजिन से कहती है कि सोजिन को इन सब से दूर रहना चाहिए, ये उसकी गलती है, उसी की वजह से सोजिन खतरे में आ गई थी। लेकिन सोजिन का कहना था कि ये सब उसने अपनी माँ के लिए किया, उसे नहीं पता कि चेयरमैन जोंग और उसकी माँ के बीच में आखिर क्या हुआ था, ये अभी भी एक राज बना हुआ है। इधर जुन और उसके साथी जिन्ही के द्वारा हायर किए हुए आदमी के नोट्स के थ्रू उस रास्ते को खोजने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ के कैमरा रिकॉर्डिंग्स उन्हें मिल जाएं, जिसको वो सॉलिड एविडेंस बना के पेश कर सकते हैं। और वो नोट्स एकदम सही थे, लेकिन जुन को अभी भी उन नोट्स पे यकीन नहीं था। हम देखते हैं कि आदमी इन लोगों का पीछा कर रहा था। जब वो देखता है कि जुन को उसके नोट्स पे यकीन नहीं है तो वो अपने नोट्स वापस मांगता है और कहता है कि अगर वो उस जगह को खुद ढूंढ ले तो क्या ये लोग उस पर यकीन करेंगे। और अब ये आदमी इन लोगों के साथ नोट्स में बताई हुई डिटेल्स के थ्रू ड्राइव करता है और आखिरकार ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां ली और उनके गुंडों ने इस आदमी और जोंग के ड्राइवर को बंदी बना के रखा था। अब जुन वहां के कैमरा रिकॉर्डिंग्स को चेक कराने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन्ही और सोजिन प्रोफेसर से मिलने जाती हैं। तब प्रोफेसर कहता है कि क्या वो सोजिन का हाथ देख सकता है। सोजिन के हाथ में रेड लाइंस को देख के प्रोफेसर कहता है कि लगता है कि ये भगवान की कृपा की निशानी है। ये प्रोफेसर क्रिश्चियनिटी के अनुसार दूसरे लोगों की फोटो दिखाता है जिनके हाथ में ऐसे ही निशान थे जैसे कि जीसस के हाथ में आए थे जब उन्हें सूली पे चढ़ाया गया था। क्रिश्चियनिटी के अनुसार इन निशान को पवित्र माना जाता है, लेकिन एशिया में ये वो घाव के निशान कहलाते हैं जो स्पिरिट के जरिए दिए जाते हैं। अब जिन्ही पूछती है कि उस स्पिरिट से पीछा कैसे छुड़वाया जा सकता है, जिसपे प्रोफेसर कहता है कि तुम्हें लीड लेनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे वो बताता है कि अगर बुद्धा की मूर्ति के अंदर की इविल स्पिरिट किसी को टारगेट करती है उसे कर्ज देने के लिए, तो जिन्ही को पहले उस इंसान को कर्ज देना होगा जो उस स्पिरिट का टारगेट हो, ताकि जब वो स्पिरिट अपने टारगेट को कर्ज करने की कोशिश करेगी तो उसे बुरा लगेगा क्योंकि उसके टारगेट को पहले ही किसी और ने कर्ज दे दिया है। लेकिन उस इविल स्पिरिट का टारगेट क्या है ये पता कैसे लगाया जाए। तब प्रोफेसर बताता है कि उसका टारगेट पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो क्या चाहती है ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर उस इविल स्पिरिट को किसी न्यू होस्ट में यानी कि किसी और में ट्रांसफर होना है तो उसे एक लिंक चाहिए होगा जो उसके प्रेजेंट के होस्ट से मिलता हो, यानी स्पिरिट और उसके टारगेट के बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए। ये जानने के बाद सोजिन और जिन्ही वहाँ से चले जाते हैं। सोजिन कहती है कि उसे नहीं पता कि उसके हाथ में वो निशान क्या है। सोजिन जिन्ही को बताती है कि चेयरमैन बोंग के हाथ में भी ठीक ऐसा ही निशान है। तब जिन्ही को याद आता है कि फॉरेस्ट ने नया लोगो लॉन्च किया है। अब जिन्ही उस लोगो को दिखा के सोजिन से पूछती है कि क्या चेयरमैन के हाथ में ऐसा ही निशान है, जिसपे सोजिन कहती है हाँ। और अब जिन्ही को समझ आता है कि चेयरमैन बोंग ने अपने हाथ के निशान को फॉरेस्ट कंपनी का न्यू लोगो बना दिया है। जिन्ही कहती है कि बोंग के अंदर की स्पिरिट को मूव करने के लिए एक लिंक की जरूरत है और वो समझ जाती है कि अब बोंग के अंदर की इविल स्पिरिट फॉरेस्ट में ट्रांसफर होगी, यानी कि एक ऐसी चीज जो कभी नहीं मरेगी। और इविल स्पिरिट हमेशा ऐसी ही चीज में ट्रांसफर होने की कोशिश करती है जो कभी न मरे। चेयरमैन से निकल के फॉरेस्ट में ट्रांसफर होने के बाद वो इविल स्पिरिट फॉरेस्ट ऑफ कर्सेस के जरिए उन हजारों लोगों को कर्ज दे के मारना शुरू कर देगी जिनका नाम फॉरेस्ट ऑफ कर्सेस की वेबसाइट पे है। और ये स्पिरिट ट्रांसफर करने का रिचुअल आईपीओ के दिन होने वाला है। यहाँ सोजिन जिन्ही को दिखाती है कि जिन्ही और जुन का नाम भी चेयरमैन बोंग ने उस ऐप पे पोस्ट करवा दिया है। तभी जुन के जरिए जिन्ही को पता लगता है कि बोंग को होश आ गया है। ये लोग बोंग से मिलने हॉस्पिटल आए थे। अब ये बात जिन्ही जुन को बताती है, लेकिन जुन इन पे विश्वास नहीं करता। डॉक्टर बताता है कि बोंग की दिमागी हालत बिगड़ चुकी है, लेकिन जिन्ही बोंग से कुछ सवाल पूछना चाहती थी, इसलिए वो बोंग से बात करने जाती है।
जिन्ही के पूछने पे बोंग बताता है कि चेयरमैन आईपीओ के दिन रिचुअल कराएगा और उसके अंदर की इविल स्पिरिट फॉरेस्ट में ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे वो हजारों लोगों को कर्ज देके मार देगी। और ये देखने के बाद लोगों को फॉरेस्ट पे भरोसा हो जाएगा, जिसके बाद और भी लोग फॉरेस्ट के जरिए दूसरे लोगों को कर्ज देना शुरू करेंगे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जो कभी भी खत्म नहीं होगा। ये सुन के जिन्ही को गुस्सा आ जाता है, लेकिन जून उसे संभालता है। जिन्ही जून से कहती है कि उन्हें बोंग की बातों पर विश्वास करना होगा, लेकिन जून अभी भी इन सब पे यकीन नहीं रखता है। वो कहता है कि उनके पास ली की फुटेज है जिसे वो आज ही अरेस्ट कर लेंगे। उधर हम देखते हैं कि जून के साथी को ली की फुटेज कैमरा रिकॉर्डिंग से मिल गई थी, उस जगह से बाहर आते हुए जहाँ पे ली ने उस आदमी और बोंग के ड्राइवर को किडनैप करके रखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सोजिन का कहना था कि चेयरमैन को अपने अंदर की इविल स्पिरिट को होस्ट में शिफ्ट करने के लिए रिचुअल करना होगा, लेकिन ये रिचुअल पोजेस्ड बुद्धा की मूर्ति के पास नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धा की मूर्ति के अंदर की स्पिरिट उस रिचुअल को रोक देगी और इसीलिए सोजिन चेयरमैन पे प्रोसीजर नहीं कर पाएगी, क्योंकि बुद्धा की मूर्ति के आगे उसकी पावर्स नहीं काम करेंगी। इसलिए चेयरमैन को सबके सामने रिचुअल करना होगा और तब सोजिन को मौका मिल जाएगा रिचुअल के दौरान चेयरमैन जोंग पे प्रोसीजर करने के लिए। लेकिन प्रोसीजर को करने के लिए चेयरमैन के किसी पर्सनल आइटम की जरूरत होगी और जिन्ही जानती थी कि वो कहाँ मिलेगा। इसके बाद हम 10 साल पहले का सीन देखते हैं। हम क्यंग को देखते हैं जो एक डॉक्टर के साथ डिनर कर रही होती है। ये डॉक्टर क्यंग की मदद से ही हॉस्पिटल का डायरेक्टर बन गया था। डॉक्टर को मैसेजेस से एक पेशेंट की हालत का पता लगता है। ये देख के क्यंग उससे पूछती है कि वो पेशेंट कौन है, जिस पे डॉक्टर कहता है कि एक पेशेंट आया है, लेकिन उसकी बीमारी की वजह नहीं पता लग पा रही है। यहाँ क्यंग कहती है कि हो सकता है कि वो पोजेस्ड हो, क्योंकि साइंस हर चीज का पता नहीं लगा सकती। तब ये डॉक्टर क्यंग को उस पेशेंट के पास लेके जाता है और ये पेशेंट और कोई नहीं चेयरमैन बोंग था और यही पहली बार था जब क्यंग बोंग से मिली थी। डॉक्टर बताता है कि बोंग ने कुछ नहीं खाया है जिससे वो मर सकता है, जिस पे क्यंग कहती है कि उन्हें आज रात ही रिचुअल करना होगा वरना वो जिंदा नहीं बच पाएगा। इसके बाद क्यंग बोंग पे एक रिचुअल करती है जो कि सुबह तक चलता है और ये रिचुअल पूरा हो जाता है, जिसके बाद हम बोंग को एकदम नॉर्मल देखते हैं। बोंग उठता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ था और वो कौन है। तब क्यंग झुक के उसे सम्मान देती है और कहती है कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसी स्पिरिट से मिलने का मौका मिला, जिसके लिए उसने अपनी सारी लाइफ वेट किया। हमें पता लगता है कि ये लोग इविल स्पिरिट को फॉलो करते हैं। अब क्यंग सबको बाहर जाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो बोंग को बताती है कि एक शमन ने बोंग पे एक प्रोसीजर किया था, लेकिन कुछ गलत हो गया था, जिससे बोंग के अंदर की स्पिरिट नाराज हो गई थी और इसीलिए क्यंग ने उस पे ये रिचुअल किया ताकि वो स्पिरिट शांत हो जाए। अब क्यंग बोंग से उसका नाम चाइनीज लेटर में, उसकी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम मांगती है। इसकी मदद से क्यंग बताती है कि बोंग इस दुनिया को बदलने के लिए आया है, लेकिन उसका रास्ता कोई रोक रहा है और ये वही शमन है जिसने बोंग पे प्रोसीजर किया था, इसीलिए अब उस शमन को मारना होगा। और इसी के बाद क्यंग और चेयरमैन जोंग सोजिन के घर उसकी माँ को मारने गए थे और अब सीन प्रेजेंट में आता है, जब हम देखते हैं कि सोजिन और जिनी एशिन डोंग आते हैं बोंग की माँ के घर ताकि बोंग की कोई पर्सनल चीज ले सकें। इसके बाद हम जुन को देखते हैं जिसने ली को अरेस्ट कर लिया था और अब वो उससे पूछताछ करता है। जुन कहता है कि तुम लोगों ने अपनी कंपनी को फेमस करने के लिए पोस्ट को मैनिपुलेट करवाया और तुमने ये सब बोंग के कहने पे किया और तुम ही ने बोंग के ड्राइवर और जिन्ही को मरवाने की कोशिश की। लेकिन ली सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है ताकि कल आईपीओ के दिन कंपनी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। दूसरी तरफ हम सोजिन और जिन्ही को बोंग की माँ के साथ देखते हैं। जिन्ही उसकी माँ से कहती है कि वो उसका इंटरव्यू लेगी और इसी बहाने वो बोंग के पर्सनल आइटम को ले लेगी, लेकिन बोंग की माँ बताती हैं कि बोंग के आदमी बोंग का सारा सामान ले गए, लेकिन उसकी माँ ने उसके प्राइजेस छुपा लिए थे जो बचपन में बोंग ने जीते थे। वो बताती है कि उनका बेटा बहुत होशियार था, लेकिन एक दिन वो बदल गया। आज से 10 साल पहले उसके बेटे का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। उसकी माँ को लगा था कि ये बैड लक की वजह से हो रहा है और बैड लक को हटाने के लिए उसकी माँ एशिन डोंग की फेमस शमन के पास गई थी जो थी सोजिन की माँ, और उन्होंने बोंग पे रिचुअल करवाया था। और इस रिचुअल के कई महीनों बाद बोंग ने कभी भी अपने माँ से मिलने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों से भी नहीं मिलता था। इसीलिए उसकी माँ बोंग के ऑफिस से मिलने के लिए गई थी, लेकिन बोंग ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो उसका बेटा नहीं है, उसका बेटा मर चुका है। इसके बाद सोजिन की माँ बोंग की माँ के पास आई थी और कहा था कि उनसे गलती हो गई। वो अपनी बेटी के अंदर की स्पिरिट को उस रिचुअल के जरिए बोंग में ट्रांसफर करना चाहती थी, जो कि एक इनुगामी स्पिरिट है, यानी कि डॉग स्पिरिट। लेकिन कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह से वो स्पिरिट 2 टुकड़ों में बट गई और वो बोंग और सोजिन के अंदर चली गई। सोजिन की माँ ने दूसरा मौका मांगा ताकि वो बोंग के अंदर की इविल स्पिरिट को निकाल सके
और इसके बाद उन्होंने दूसरा रिचुअल किया और इस रिचुअल में सोजिन भी वहाँ मौजूद थी। लेकिन बोंग पे किया गया ये रिचुअल सोजिन को तकलीफ दे रहा था, इसीलिए उसकी माँ ने रिचुअल बीच में ही छोड़ दिया। ये सुन के सोजिन समझ गई थी कि उसकी माँ ने उस दिन सोजिन को बाहर ना आने को क्यों कहा था, लेकिन फिर भी सोजिन बाहर आ गई थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। सोजिन को लगता रहा कि उसकी माँ ने उस पे प्रोसीजर किया था, लेकिन उसकी माँ ने वो रिचुअल बोंग पे किया था, क्योंकि सोजिन की माँ बोंग के अंदर से उस इनुगामी स्पिरिट को निकालने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए क्यंग ने उसे मरवा दिया था, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी। जब बोंग की माँ ये सब बता रही होती है, तब जिन्ही बोंग की चीजों से एक पेन निकाल लेती है, जिसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोजिन कहती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ। वो जिन्ही से पूछती है कि अब तुम भी मुझसे नफरत करोगी, क्योंकि बोंग की तरह उसके अंदर भी इविल स्पिरिट है। लेकिन जिन्ही का कहना था कि सोजिन अलग है, इसीलिए उस इविल स्पिरिट का असर तुम पे नहीं हुआ, क्योंकि सोजिन की खुद की स्पिरिट काफी स्ट्रांग है, क्योंकि वो एक बॉन्ड शमन है। लेकिन बोंग उस इविल स्पिरिट से पोजेस हो गया। वो सोजिन है जो उस स्पिरिट को कंट्रोल कर रही है। इसके बाद जिन्ही कहती है कि प्रोफेसर ने बताया था कि उस स्पिरिट को रोकने के लिए हमें लिंक की जरूरत होगी, और एक बार बोंग के अंदर की स्पिरिट फॉरेस्ट में चली गई तो वो हजारों लोगों को कर्ज दे के मार देगी। और उस वेबसाइट में जिन्ही का भी नाम है, यानी उस इविल स्पिरिट का टारगेट जिन्ही भी है। तो अब इन लोगों के पास लिंक है। वो सोजिन से कहती है कि सोजिन उस पर प्रोसीजर करे, लेकिन सोजिन मना कर देती है और कहती है कि वो कल खुद चेयरमैन पे प्रोसीजर करेगी, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन चेयरमैन और सोजिन के अंदर एक ही स्पिरिट है, इसीलिए उस प्रोसीजर का असर सोजिन पे भी होगा। और चेयरमैन ने पहले से ही कई शमन्स को बुलवा लिया है जो उसे बचाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए सोजिन के लिए मुश्किल होगा। जिसपे जिन्ही कहती है कि जब वो इविल स्पिरिट फॉरेस्ट में जाएगी तब तुम उस स्पिरिट की टारगेट यानी कि मुझ पे प्रोसीजर करना, जिससे सोजिन को लीड मिल जाएगी और बोंग के अंदर की स्पिरिट कमजोर हो जाएगी और वो लोगों पे प्रोसीजर नहीं कर पाएगी। ये कहने के बाद जिन्ही सोजिन को बोंग का पेन देती है। नेक्स्ट सीन में हम ओटोमो को देखते हैं, जो बोंग के पास आता है और उसके सम्मान में झुकता है। ओटोमो भी चेयरमैन के अंदर की स्पिरिट का फॉलोवर था, जैसा कि क्यंग थी, और इसीलिए एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और आज आईपीओ का दिन था, यानी रिचुअल का दिन, इसीलिए ओटोमो चेयरमैन को सेफली ले जाने आया था। इधर जिन्ही को भी आईपीओ के पास मिल गए थे, जिसके बाद वो और सोजिन आईपीओ के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँच के वो लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट में एक पार्टी चल रही थी और इसी पार्टी में वो रिचुअल किया जाएगा। अब वहाँ ओटोमो आता है जो उस रिचुअल को परफॉर्म करेगा। इधर जून ली को फॉरेस्ट ऑफ कर्सेस की पोस्ट दिखाता है, जिसमें उसने ली की फोटो को पोस्ट कर दिया था, और वो बताता है कि उसने ही वो पोस्ट डाली है और जल्दी ली भी मर जाएगा। अगर ली को इस पे विश्वास है तो वो अभी जुन को फॉरेस्ट की कोडिंग टीम के मैनेजर का नाम बताए, जिसने पोस्ट को मैनिपुलेट किया। जुन कहता है कि मैं तुम्हारी बात मैनेजर से करवा दूंगा और तुम पोस्ट को डिलीट करवा देना, और यही जरिया है कि तुम अपनी जान बचा सकते हो। इसके बाद ली कोडिंग टीम के मैनेजर को जुन के फोन से कॉल करता है, लेकिन ली की ऐसी कोई भी पोस्ट फॉरेस्ट में नहीं गई थी। ये बस जुन की एक चाल थी ताकि उसे कोडिंग टीम के मैनेजर का नंबर मिल जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस ने कोडिंग टीम के मैनेजर को भी अरेस्ट कर लिया था। उधर आईपीओ में चेयरमैन आता है, जिसके बाद सोजिन उसे कर्ज देना शुरू करती है। ओटोमो सोजिन को देखता है और समझ जाता है कि सोजिन कर्ज दे रही है, इसीलिए वो शमन से कहता है कि वो सोजिन के प्रोसीजर को रोक दें। अब सोजिन और बोंग में लड़ाई होती है, जहां दोनों ही एक दूसरे पर कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बोंग ने सोजिन पे ओटोमो से सोजिन पे प्रोसीजर रोकने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि अगर सोजिन को कुछ होता तो उसका असर उस पे भी होता। इसके बाद हम देखते हैं कि ओटोमो उस इविल स्पिरिट को ट्रांसफर करना शुरू करते हैं और सोजिन के हाथ का निशान गहरा होने लगता है, जिसके बाद सारे शमन्स एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ओटोमो रिचुअल जारी रखता है। अब लास्ट 10 सेकंड्स बचे थे और अब वो इनुगामी की स्पिरिट बोंग के अंदर से निकल के फॉरेस्ट ऑफ कर्सेस की ट्री में चली जाती है और ट्रांसफर पूरा हो गया था। ऐसा होते ही उस पेड़ पे लगी बोंग की फोटो का चेहरा काला हो जाता है और बोंग जोर से चिल्लाता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ का निशान गायब हो जाता है, जिसके बाद वो मर जाता है। और अब इनुगामी की स्पिरिट अपना मकसद पूरा करना शुरू करती है। वो उन लोगों को मारना शुरू करने लगती है जिन्हें टैग किया गया था। इसके बाद सोजिन गिर जाती है और जिन्ही उसे संभालती है। तब जिन्ही सोजिन से कहती है कि वो उस पे प्रोसीजर करे, तभी वो उन लोगों को कर्ज से बचा सकेंगे। अब सोजिन जिन्ही का फेस छूती है और जिन्ही एक रूम में पहुंचती है जहाँ टीवी पे मिन की फुटेज चल रही होती है, जो जिन्ही से कहता है कि उसकी मौत की जिम्मेदार जिन्ही है। और वहीं पे किम के पेन का कैप रखा हुआ था और जिन्ही को किम की बॉडी दिखती है। जब जिन्ही वहाँ से बाहर आती है तो वो अपनी दोस्त को देखती है
जिसने सुसाइड कर लिया था। वो जिन्ही से कहती है कि वो बहुत लकी है कि उसकी दोस्त जिन्ही है और उसकी दोस्त की मौत की जिम्मेदार जिन्ही नहीं है। इसके बाद जिन्ही छोटी सोजिन को अपनी माँ के साथ देखती है। इसके बाद हम छोटी सोजिन को देखते हैं जो अपने जले हुए घर में अपनी माँ को ढूंढती है और वहीं जिन्ही भी थी। तभी सोजिन कहती है कि लोग एक दूसरे को कर्ज क्यों देते हैं, लोग क्यों अपने मन के अंदर इतने ग्रजेस रखते हैं। सोजिन कहती है कि वो जिन्ही पे प्रोसीजर नहीं करेगी क्योंकि अब वो इविल स्पिरिट जिन्ही के अंदर भी है, इसीलिए सोजिन जिन्ही से जुड़ गई है और अब सोजिन उस स्पिरिट को अपने ही अंदर रखेगी क्योंकि इस स्पिरिट का मकसद है लोगों को कर्ज देना और इससे उसको खुशी मिलती है जिसे सोजिन महसूस करती है। लेकिन सोजिन को ये सब अच्छा नहीं लगता। ये कहने के बाद वो जिन्ही को जागने के लिए कहती है और सीन प्रेजेंट में आता है। वहाँ जुन भी आ गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि कर्ज हुए लोग ठीक हो जाते हैं और चेयरमैन की बॉडी में आग लग जाती है। जिन्ही और जुन सोजिन को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं उठती। इसके बाद हमें पता लगता है कि फॉरेस्ट कंपनी को बंद कर दिया गया है और उस ऐप को हटा दिया गया था क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा थी। और अब ली और कोडिंग टीम के मैनेजर को साइबर क्राइम और मैनिपुलेशन के लिए पकड़ लिया जाता है। चेयरमैन बॉन्ग की डेथ के केस को भी बंद कर दिया जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि सोजिन 1 महीने से कोमा में है। उसे देखने जिन्ही और जुन ऑर्फनेज आते हैं। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद सोजिन कोमा में कैसे है। तब जिन्ही बताती है कि सोजिन खुद जागना नहीं चाहती क्योंकि अपने अंदर उसने उस इविल स्पिरिट को रखा है ताकि वो इविल स्पिरिट किसी और को पोजेस करके उसे हार्म ना पहुंचाए। अब जिन्ही कहती है कि वो सोजिन से अकेले में बात करना चाहती है। जिन्ही सोजिन के लिए एक कोट लाई थी और वो उसे सोजिन के पास रखती है और कहती है कि वो चाहती है कि सोजिन उसे पहने और वो उठ जाए क्योंकि जिन्ही को एक दोस्त की जरूरत है। वो चाहती है कि जब अगली बार जिन्ही सोजिन को देखने आए तो सोजिन उसे वो कोट पहने हुए मिले और इसके बाद वो जून के साथ वहाँ से चली जाती है। एंड सीन में हम देखते हैं कि वहाँ एक छोटी बच्ची होती है जिसे एक आवाज सुनाई देती है और जब वो सोजिन के कमरे में जाती है तो हमें पता चलता है कि सोजिन और जिन्ही का दिया हुआ कोट गायब था। यानी सोजिन अब ठीक हो गई थी क्योंकि सोजिन ने जिन्ही के अंदर की स्पिरिट से लिंक बना के उसे अपने अंदर रख लिया था क्योंकि वो बचपन से एक गिफ्टेड शमन थी। इसीलिए सोजिन की खुद की स्पिरिट बहुत पावरफुल थी और इसीलिए सोजिन उस इविल स्पिरिट को अपने अंदर कंट्रोल कर रही थी। लेकिन कोई नहीं कह सकता कि कल को वो इविल स्पिरिट किसी और को चेयरमैन बॉन्ग की तरह पोजेस करेगी या नहीं। और बस ये सीरीज यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों इस सीरीज में जो कॉन्सेप्ट हमने देखा वो हैरी पॉटर के कॉन्सेप्ट से काफी मिलता जुलता है, जहाँ वोल्डेमॉर्ट की आत्मा के 2 टुकड़े हुए और वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक हिस्सा हैरी के अंदर चला गया था जिसकी वजह से हैरी उसके दिमाग में झांक सकता था। और यहाँ सोजिन के अंदर की इविल स्पिरिट के भी 2 टुकड़े हुए और वो चेयरमैन के अंदर भी चली गई जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे पे कंट्रोल नहीं पा रहे थे। इस सीरीज को आप एक बार जरूर देख सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी कहूंगी कि मेरी फेवरेट सीरीज किंगडम और द गेस्ट है, स्पेशली इन हॉरर जॉनर। मेरी अभी तक की फेवरेट सीरीज द गेस्ट ही है क्योंकि उसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। द गेस्ट में कई सारे सस्पेंस हैं जिनको काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है और उसकी स्टोरी हमें कहीं भी बोर नहीं करती है। द कर्स्ड द गेस्ट के मुकाबले थोड़ी सी हल्की लगती है, लेकिन द कर्स्ड का कॉन्सेप्ट पोजेशन से हट के थोड़ा सा अलग है, जहाँ पे ज्यादा फोकस कर्स देने को दिया गया है और इसके अंदर जापानीज रिचुअल्स को भी दिखाया गया है, जैसे कि इनुगामी की स्पिरिट। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन कोरियन हॉरर सीरीज द कर्स्ड को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।